हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि नागरिक सब्जेक्ट है, और इसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य भाग 3 लेकर आए हैं। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर सभी बच्चों का फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं का विषय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जो कि नागरिक शास्त्र है, और इसके अंतर्गत में आज हम लोग अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, जो कि हमारा इस चैप्टर का वीडियो तीसरा है। तो हम लोगों ने आज हम लोग जो है तीसरा वीडियो भाग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग भाग 2 में क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो भाग 2 में हमने पढ़ा था न्याय। तो न्याय कहने का मतलब होता है कि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई थी, जिसमें हम लोग सामाजिक न्याय के बारे में, राजनीतिक न्याय के बारे में और आर्थिक न्याय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग आधारभूत मूल्य में स्वतंत्रता के बारे में हम लोग जिक्र किए थे, जिसके आधार पर प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता की बात हम लोग चर्चा किए थे। इसके बाद हम लोग समानता का बात किए थे, जिसके आधार पर समानता का अभिप्राय है कि अपने व्यक्ति के समुचित विकास के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ये हम लोग समानता के बारे में पढ़े थे। उसके बाद बंधुता के बारे में पढ़े थे। न्याय, शुद्धता और समानता के आदर्श तभी फलीभूत होंगे जब सभी नागरिकों में बंधुता की भावना विकसित हो। इसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे। इसके बाद हम लोग लास्ट जो जिक्र किए थे वो था व्यक्ति की गरिमा, यानी अनुच्छेद 17 और तथा अनुच्छेद 32 में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई थी। इसके बारे में हम लोग वीडियो 2 में इसके बारे में विस्तृत हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए सभी बच्चों का फिर से स्वागत है आज वीडियो 3 में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से ही बात ये फलीभूत हो जाती है, यह अभिप्राय हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति में उसकी गरिमा को बनाए रखना, और यह गरिमा जो होता है तभी बनाए रख सकते हैं जब उसे राष्ट्रीय एकता और हम अखंडता की बात करेंगे। अखंडता का मतलब हो जाता है कि खंड मतलब टुकड़ा होना, अखंडता मतलब टुकड़ा नहीं होना। हम लोग सभी जानते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत के 2 खंड किए गए थे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो ऐसी नौबत दोबारा ना हो, इसके लिए हम सभी नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि हम अपनी एकता, यानी हम लोग चूंकि भारत देश में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह जो है, बहुत सारे संप्रदाय के, बहुत सारी जातियां हमारे भारत देश में निवास करती हैं। और यह निवास करने के साथ ही हम जब तक एकता नहीं बना के रखेंगे तब तक कोई बाहरी ताकत हमें हिला डुला, मतलब हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकती है। क्योंकि हम लोग ये देखें कि 1947 से पहले अंग्रेज लोग हमारे भारत देश पर शासक बन बैठे थे, और कहीं ना कहीं हमारे जो देसी रियासत थे वो उन सभी में एकता नहीं थी। अगर कोई लड़ रहा है तो भाई छोड़ो, उससे क्या मतलब है, वो लड़े अपना, हमको कोई मतलब नहीं है। और अंग्रेज फूट डालो, शासन करो की नीति के आधार पर भारत देश में कब्जा जमा लिया था। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब तक भारत देश के लोग एकता को नहीं समझेंगे तब तक जो है हम फिर से बाहरी ताकतों का हम शोषण और शासक वहां के बन जाएंगे। तो इसीलिए यह संविधान जो है व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित रहे, यानी जब तक एकता और अखंडता नहीं रहेगी तब तक हमारी गरिमा बरकरार नहीं रहेगी। जैसे अंग्रेज जब भारत देश में आए तो यहाँ पर
लोगों की जो अपना पर्सनैलिटी था, गरिमा था, उन गरिमाओं को तोड़ दिया गया। यानी यहाँ के जो मुगल शासक थे उनको बंदी बना दिया गया, जो यहाँ के अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलते थे उनको जो है बंदी बनाकर जेल में यातना दिया जाता था, है ना। यानी आप सही भी बोल रहे हैं तो भी अंग्रेज लोग उसे गलत मान के यहाँ यातना देते थे। तो यह जरूरी है कि हम एकता को बनाए रखें और अखंडता हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर हम एकता बनाएंगे तो हम कभी भी हमारा भारत देश पाकिस्तान जैसा देश को जन्म नहीं देगा। तो इसके लिए प्रावधान भी किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51 क हमारा एक वीडियो है भारत के संविधान, उसको जरूर आप लोग सर्च करके देखिएगा। उसमें हम सारा संविधान के बारे में जिक्र किए हुए हैं कि 51 क में क्या जिक्र है, के अंतर्गत सभी नागरिकों के का कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। यह हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी हालत में अपनी संप्रभुता को, अपनी एकता को और अपनी अखंडता को बनाए रखना है। और इसके लिए सभी नागरिकों को से यह आशा है कि वे सभी भेदभावों को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उनका सामना करें। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि हम अलग होंगे, भारत देश को टुकड़े करेंगे, तो उसका हमें सामना करना है, ठीक है। उन्हें हमें पुरजोर विरोध करना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने में और भारतीय संविधान बनने का स्वतंत्र भारत होने के साथ ही जो है कुछ प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। बच्चों, अब हम लोग कुछ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर आप जो फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि यह कौन है? यह है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु निधन जो है 28 फरवरी 1963 को हुई थी। इनका जन्म स्थान ग्राम जीरादेई, जिला सिवान, राज्य बिहार। बच्चों, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, यह प्रथम 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति भी हैं, है ना। ऐसे तो इनका राष्ट्रपति जो काल था वो 1950 से 1962 तक है। यानी अभी तक जो है कहा जाए कि सबसे लंबी अवधि तक जो है ये राष्ट्रपति पद पर रहे। तो इनको एक बार नमन है। बच्चों, इनसे मिलिए। ये कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, है ना। नीलम संजीव रेड्डी से मिलिए। ये इनका जन्म 19 मई 1913 को हुई थी और इनका निधन 1 जून 1996 को हो गई थी। ये राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक जो है ये राष्ट्रपति के रूप में रहे। एक रोचक बात बता दें बच्चों, यह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, है ना खुशी की बात। निर्विरोध यानी इनका कोई विरोध नहीं हुआ था और ये राष्ट्रपति चुने गए। इनको भी बहुत बहुत नमन। बच्चों, इन्हें तो आप जरूर पहचानते होंगे क्योंकि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाते हैं। और यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुई थी और इनका निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं इनमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इनका प्रथम उपराष्ट्रपति जो है ये 1952 से 1962 तक जो है ये उपराष्ट्रपति के रूप में रहे
और उपराष्ट्रपति के बाद यह द्वितीय भारत के दूसरे, प्रथम राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति जो है के रूप में मनोनीत हुए, चयन हुआ, और ये 1962 से 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। हम लोग इन्हें भी नमन करते हैं। बच्चों, इनसे मिलिए, यह है मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन, परमाणु परीक्षण के मिसाइल मैन, है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम हम लोग देखते हैं। ए से अबुल, पी से पाकी, जे से जैनुल आब्दीन, ठीक है, अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुई थी और निधन जो है 27 जुलाई 2015 को हो गई। और इनका देहवासन जो हुआ था, मृत्यु हुई थी, वह शिलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान जो है ये गिर पड़े थे और ये हमारे देश को छोड़ के चले गए थे। तो इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ये शख्स अगर नहीं होते तो शायद हम लोग मिसाइल की दुनिया में आज हम लोग पीछे रहते हैं। जब इनका कार्यकाल खत्म हुई थी, मतलब इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2002 से 2007 तक था इनका कार्यकाल, और इन्हें दोबारा जो है राष्ट्रपति के लिए आग्रह किया गया था कि आप दोबारा राष्ट्रपति बने। बच्चों ने यह कहा कि मैं वैसे कार्य जो राष्ट्रपति बनकर नहीं कर पाता हूं, मैं वैसे कार्य से राष्ट्रपति होने के कारण मैं नहीं कर पाता हूं, तो मैं चाहूंगा कि राष्ट्रपति दोबारा मैं ना बनकर मैं वैसे कार्य करूं। और यह अपने जीवन पर्यंत यानी 2007 के बाद से ही यह शिक्षण कार्यों में जुड़े रहे और यह शिलोंग में एक कार्यक्रम के दौरान ही हमें इस दुनिया से हम लोगों को छोड़ के चले गए। तो ऐसे राष्ट्रपति को जो है हम लोग बार बार नमन करेंगे। और इनका जन्म स्थान रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर हुई थी। तो इन्हें भी हम लोग सभी नमन करते हैं। बच्चों, इनसे मिलिए, यह है प्रतिभा पाटिल। इनका पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुई थी और यह हमारे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में 2007 से 2012 तक ये भारत की महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हुई और आज अभी ये स्वस्थ रूप में है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग बच्चों इस पाठ का भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य को हम लोग पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत ही रोचक और बढ़िया लगा होगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न अभ्यास में। तो बच्चों, पहला जो है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो हम सिर्फ यहाँ पर आप लोग को आंसर लिख देंगे। जैसे पहला जो है शुरू में ही रिक्त स्थान है, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बना कब, याद है? 26 जनवरी 1950 को, यानी जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद से ही हम संप्रभु राष्ट्र बन गए। दूसरा है, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहन, खाली स्थान है। तो इसमें आप लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा है, प्रोत्साहन नहीं देता, प्रोत्साहन नहीं देता, ना ही किसी धर्म के साथ
कठोरता व्यवहार करता है। ठीक है, इतना थोड़ा सा लिखना होगा, है ना। उसके बाद तीसरा है रिक्त स्थान में, तीसरा, भारत एक खाली स्थान देश है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। भारत एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। चौथा में है, शुरू में ही खाली स्थान है, वी लोकसभा गठन के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। तो 2014 में जो चुनाव हुआ था वो था 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे। पांचवा है बच्चों, अनुच्छेद खाली स्थान में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। छठा है बच्चों, समानता के सिद्धांत के आधार पर खाली स्थान को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो वो क्या है? छुआछूत, है ना। समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और सातवां है बच्चों, अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 क में। तो आशा करते हैं कि आपको ये अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। बच्चों अब हम लोग आते हैं प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है वो है पथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आप पेज नंबर 13 निकालेंगे और 13 में यहाँ पर देखेंगे धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि भारत का संविधान, पेज नंबर 13 निकालेंगे, भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और न ही किसी धर्म के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी समान संरक्षण प्रदान करता है। ये आपको पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य में लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत में लोकतंत्र है कैसे। तो इसके लिए आप पेज नंबर 13 ही निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे लोकतंत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आप पहला का दूसरा, जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उस जगह पर आप लिखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसको करेक्शन कर लेंगे, उसको भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश की जगह पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लोकतंत्र का मतलब हो जाता है कि लोगों के द्वारा शासन करना। राजतंत्र मतलब क्या हो जाता है कि राजाओं के द्वारा शासन करना। तो भारत में तो राजाओं के द्वारा शासन नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम लोग जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क मताधिकार होते हैं उनका प्रयोग करते हुए, मताधिकार का प्रयोग करते हुए हम लोग अपना राजा या यूं कहिए कि विधायक, सांसद हम लोग चुनते हैं और वह हमें शासन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जनता सर्वोच्च है और बहुमत के निर्णय द्वारा शासन संचालित होता है। प्रायः 5 साल के अंतराल में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन संचालित होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतंत्र देश है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 है, न्याय का क्या अर्थ है। तो इसके लिए आप पेज नंबर 14 निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि न्याय का क्या अर्थ है।
हमारे संविधान में देखिए पेज नंबर 14 में देखेंगे न्याय। हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई है। तो इसमें हम लोग सामाजिक न्याय को भी लिखेंगे। सामाजिक न्याय से अभिप्राय क्या है कि नागरिकों के बीच जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी के अवसर सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आर्थिक न्याय से तात्पर्य उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो, ऐसे आप लोग लिखेंगे। और इसके बाद है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ आप लिखेंगे राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धांत होगा और राज्य में अभिजात वर्ग का कोई विशिष्टता प्राप्त नहीं होगी। तो इस आप तीनों को लिखेंगे, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, इन तीनों के बारे में आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न 4, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान है? तो आप निकालेंगे पेज नंबर 16 और यहाँ देखेंगे व्यक्ति की गरिमा। तो यहाँ पर आपका है कि व्यक्ति गरिमा की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों कि सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्यायोचित, न्याय संगत तथा मनोवंचित दशाएं उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 32 में व्यक्ति गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक है। तो हमारे संविधान में यह अंकित है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाए, काम का न्याय संगत हो तथा मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराए जाए। ये हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं। 5वां है बच्चों भारतीय संविधान में कौन से आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। तो आपको कौन कौन से सब हम लोग पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे संप्रभुता, है ना, उसके बाद समाजवाद, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्र के बारे में पढ़े थे, उसके बाद गणराज्य के बारे में पढ़े थे, उसके बाद न्याय के बारे में पढ़े थे, फिर स्वतंत्रता के बारे में पढ़े थे, स्वतंत्रता के बारे में पढ़े थे, समानता के बारे में पढ़े थे, बंधुता के बारे में पढ़े थे, व्यक्ति की गरिमा के बारे में पढ़े थे, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बारे में पढ़े थे, तो ये सारे हमारे संविधान के आधारभूत मूल्य निर्धारित किए गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आइए चर्चा करें। पेज क्वेश्चन 3 है ना, आइए चर्चा करें। राष्ट्र की अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, कोई 3 सुझाव बताए। तो इसके लिए आप जो है पेज नंबर 16 निकालेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि व्यक्ति की गरिमा को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब राष्ट्र की एकता व अखंडता सुरक्षित रहे। इसके लिए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत में यह प्रावधान लागू किए गए हैं कि ऐसे मामलों में जो राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए खतरा बन सकते हैं, सभी नागरिकों से आशा की जाती है कि वह सभी भेदभावों को भुलाकर, है ना, सभी भेदभाव को भुलाकर तथा अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर उसका सामना करे। तो ये कुछ सुझाव आपको लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रस्तावना हम भारत के लोग वाक्यांश से शुरू होता है। इस वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? बच्चों हम लोग शुरू में ही इस चैप्टर के शुरू में ही जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग भारत की प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसमें शुरू ही था कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जो कानून बनाया जा रहा है वह भारत के सभी लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और सभी लोगों पर यह लागू होगा। ठीक है, यानी यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है बल्कि यह संविधान जो है हम और भारत के लोग यानी हम बना रहे हैं और अपने लिए बना रहे हैं, यानी हम खुद बना रहे हैं और इन्हें हम लोग सभी मिलकर इन कानूनों का
सही तरीके से सदुपयोग करेंगे। तो इसका तात्पर्य यही लिखना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आप निकालेंगे पेज नंबर 13 और वहां पर देखेंगे कि हमारा भारत देश जो है वह विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और इन सभी धर्मों में अलग अलग जातियां का भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी जातियों में चूंकि हमारा भारत देश विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न वेशभूषाधारियों, विभिन्न खान पान, विभिन्न पोषण निर्वाह करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए भारत किसी धर्म को ना अपनाकर यह निरपेक्ष राज्य के और बढ़ा कि हम किसी धर्म को ना हम उसे प्रोत्साहन देंगे और ना ही उसके धर्म को मानने वाले को कठोर व्यवहार अपनाएंगे। तो इसीलिए जो है भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्पष्ट कीजिए। तो आप निकालेंगे पेज नंबर 12 और यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि संप्रभुता, संपूर्ण संप्रभुत्व शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के आंतरिक और वैदेशिक मामलों में भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। भारत देश आजाद से पहले अंग्रेज ही यहाँ के सर्वोसर्वा थे। इंग्लैंड में कानून बनता था, लागू यहाँ होता था। क्या होगा नहीं होगा, यहाँ के लोग क्या मांग रहे हैं, क्या कैसे उनको शासन करना, उसको संतुष्ट करना, उसे कोई मतलब नहीं होता था। यानी यहाँ के पूरी व्यवस्था जो है वो विदेशी ताकतों के अधीन थी। लेकिन जैसे ही हमारा भारत देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना और संविधान बनने के बाद ही हमारे देश पर किसी वैदेशिक का मतलब हमारे देश के नियम कानून में या कार्य को करने में किसी वैदेशिक मामलों का कोई अधिकार नहीं है। यानी यह अपना भविष्य निर्माण भारत खुद कर सकता है। इसलिए यह संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित किया गया है। विधि की दृष्टि से भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव है और ना ही किसी बाहरी शक्ति का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित हो जाने के भारत पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। तो ये आपको लिखना है और आइए करके देखते हैं, इसे आप लोग बाद में करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों कि यह जो चैप्टर आपका अध्याय 2 था, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।